जो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 8th साइंस का चैप्टर नंबर 2, जो कि है आपका अदृश्य जीव जगत हमारी आंखों की क्षमता से परे। यानी इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता, जो हमारे आसपास होते हैं, उनको जो है उनके बारे में हम सीखेंगे, उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, कभी आपने सोचा है कि आपने जो है आपके जो आसपास का जो अदृश्य संसार है, जिसे आप आंखों से नहीं देख सकते, अगर वो आपको दिखाई देने लगेंगे तो आपको कैसा लगेगा? तो आप उसमें क्या देख पाओगे? उसमें क्या चीजें आप देख पाओगे? आपको क्या लगता है इस अदृश्य संसार का अवलोकन करना, उसके बारे में समझना, उसका आकार, उसकी जटिलता और जो सजीवों के साथ जो उनका संबंध है, उनको सोचने के ढंग में हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि सूक्ष्म जीव एक दूसरे के साथ किस प्रकार से परस्पर क्रिया करते हैं? तो चलिए इन्हीं सब प्रश्नों का जो है हम जो है उत्तर जो है यहाँ पर हम ढूंढेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मानव नेत्र केवल उन वस्तुओं को देख सकता है जो एक निश्चित आकार से बड़ी होती है। लंबे समय तक अपने आसपास की कई छोटी छोटी वस्तुओं में से अनुभवज्ञ थे। बहुत समय पूर्व लोगों ने यह खोज की कि कांच की एक वक्रित टुकड़ा जो छोटी वस्तुओं को बड़ा दिखा सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर यह देखा जाता है कि हमारी जो आइस है, हमारे जो नेत्र है, वो उन वस्तुओं को देख सकते हैं जो कि एक निश्चित आकार में बड़ा होता है। ठीक है, बहुत छोटे जिस चीजों को नहीं देख पाता। ठीक है, और लंबे समय तक हमने आसपास की बहुत सारी छोटी छोटी वस्तुओं से हम जो है उससे अनभिज्ञ रहे। लेकिन बहुत समय पहले जो है एक खोज हुई, जिसमें जो है एक कांच का एक टुकड़ा था, एक वक्रित टुकड़ा था, जिससे हम छोटी वस्तुओं को भी बड़ा करके देख सकते थे। यह कांच का टुकड़ा मसूर की जो दाल होती है उसके दाने के जैसा था, जो कि बीच में मोटा और किनारों पे पतला था। इसलिए इसे जो है बच्चों लेंस का नाम दिया गया। समय के साथ साथ लेंसों की गुणवत्ता में भी सुधार आया। जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट हुआ, लोगों ने देखा, तो उसमें भी जो है उसके में जो है और भी ज्यादा गुणवत्ता लानी गई। उसके बारे में और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया गया और उसको और बेहतर बनाया गया। उनकी आवर्धन क्षमता को भी बढ़ाया गया, जिससे जो है चीजें और आसानी से और ज्यादा बड़ी दिखाई दे सके। साधारण जो आवर्धक लेंस होता है से लेकर जो सूक्ष्मदर्शी है तक का प्रत्येक नए उपकरण ने मनुष्यों को वह देखने में सहायता की जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो आवर्धक लेंस के बाद जो है सूक्ष्मदर्शी का जैसे नए उपकरण बने, जिसकी सहायता से जो है अभी तो आपका प्रकाश सूक्ष्मदर्शी हो गया है ना, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी हो गए हैं। तो ये जो सूक्ष्मदर्शी हैं, धीरे धीरे आवर्धक लेंसों के बाद जो है इन सारे सूक्ष्मदर्शियों का की आविष्कार की गई और बहुत ही ज्यादा ये जो लेंस जो सूक्ष्मदर्शी हैं, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी और प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, इनकी आवर्धक क्षमता जो है, आपकी जो आवर्धन जो क्षमता है वो लेंस से ज्यादा है, जिससे हम जो है अब जो चीजें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो जो है हम इन सूक्ष्मदर्शी की हेल्प से देख सकते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार ने छोटे छोटे जीवों से भरे एक अद्भुत और अदृश्य संसार का मार्ग प्रशस्त किया। इस अध्याय में भी हम इन्हीं कुछ ऐसे जीवन रूपों का अन्वेषण करेंगे। तो आज हम इसी चैप्टर में इन्हीं सब छोटे छोटे जीवों के बारे में हम सीखेंगे, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। आप जीवों की अद्भुत विविधता के विषय में पहले भी हम पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि हमारे आसपास जो है बहुत सारी जीवों में क्या है, विविधता है। ठीक है, डाइवर्सिटी है। अपने चारों ओर देखिए कितने सारे सुंदर पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं। ये विविध आकार, रंग और रूप के हैं। कुछ जीव जो होते हैं वो बहुत छोटे हैं, जबकि कुछ जीव जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। वे न केवल अपनी संरचना में अपितु जो है उनके अन्य लक्षणों से भी भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि हमारे आसपास बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा विविधता है, जिसमें आप देखेंगे कि हमारे चारों तरफ जो है अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे और आपको जीव जंतु दिखाएंगे, जिसमें आपके बहुत कुछ जीव जंतु बहुत छोटे हैं और कुछ जो है बहुत बड़े हैं। उसके रंग, रूप और आकार सब कुछ जो है अलग अलग है। और ये जो है, ये सभी सजीव, चाहे वे पौधे हों अथवा जंतु, जीव कहलाते हैं। ये सब जो आपके जो भी सजीव, चाहे वो पौधे हो या चाहे वो जंतु हो, वो सारे के सारे जो होते हैं वो जीव कहलाते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि अपनी आंखों से दिखाई देने वाला सबसे छोटा जीव कौन सा है? कभी ये सोचा है कि हमें जो है सबसे छोटा जीव कौन सा है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं? तो इस विषय पर ही हम जो है यहाँ पर विचार करेंगे और अपनी आंखें और आपकी आंखें कितनी छोटी वस्तु को देख सकती है, इसके बारे में हम सीखेंगे।
आपने कुछ लोगों को पढ़ने के लिए चश्मा पहने हुए देखा होगा, तो क्या आपने सोचा है कि चश्मा उन्हें स्पष्ट देखने के लिए कैसे सहायता करता है? अथवा क्या होता है जब किसी वस्तु का अवलोकन करने के लिए आवर्धक लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो है कुछ लोग जो है पढ़ने में जिनको दिक्कत होती है, उनको चश्मा लगा हुआ होता है, लेकिन वो चश्मे के थ्रू जो है वो अपने अक्षरों को, अपने लेटर्स को आसानी से देख पाते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इस क्या हम जो है किसी वस्तु का अवलोकन कैसे जो है लेंस के थ्रू, आपका जो चश्मा होता है या जो चश्मे होते हैं उसमें भी लेंस लगे होते हैं, उत्तल और अवतल लेंस लगे हुए होते हैं, जिसकी हेल्प से जो है आपको चीजें जो है दिखाई देती हैं क्लियर, और उसकी उसको बड़ा दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो आप चलिए उसी तरीके से जो है ये जो आवर्धक लेंस होते हैं वो किस तरीके से हमको छोटी वस्तुओं को जो है बड़ा करके दिखाते हैं, इन सब के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर देखो बच्चों, एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 2.1। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, आपको देख सकते हो यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, जहाँ पर आपके गोल गोल पेंदे वाला एक फ्लास्क रखा हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपको जो है जो कि बुक के ऊपर रखी हुई है, जहाँ पर कुछ अक्षर लिखे हुए हैं और वो आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, वो भी थोड़ा सा बड़ा करके। ठीक है ना, उसकी मतलब आवर्धन क्षमता के हिसाब से उसने जो है उसको उस अक्षरों को बड़ा करके दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर यही आपको दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, गोल पेंदे वाला फ्लास्क लेना है और उसे जल से भर देना है। अब फ्लास्क के मुंह को कार्क से बंद कर देना है। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये गोल पेंदे वाला आपने एक फ्लास्क लिया हुआ है और जो है उसमें आपने जल भर दिया है और उसको ऊपर से कार्क से आपने बंद कर दिया है। अब फ्लास्क को एक खुली पुस्तक पर रखिए और इसके माध्यम से पुस्तक के अक्षरों को देखिए। क्या आपको कुछ रोचक दिखाई दे रहा है? जब आप फ्लास्क के माध्यम से अक्षरों को जब देखते हैं तो वे हम लोगों को बड़ी दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल में भरा यह फ्लास्क एक आवर्धक लेंस की भांति काम करता है। जब यह वास्तविक आवर्धक लेंस लीजिए और किसी छोटे जीव जैसे चींटी को देखिए, क्या आप अपने शरीर की संरचना को पहले से ही अधिक स्पष्ट देख पाएंगे? तो बच्चों यहाँ पर ये जो आपका जो ये जो पानी से भरा हुआ जो फ्लास्क है बच्चों, ये एक तरीके का लेंस की तरह काम करता है, जो कि आपके जो अक्षर हैं उसको जो है बड़ा करके आपको दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से आप जो है आवर्धक लेंस का यूज करके आप किसी चींटी को देख सकते हैं और उसके शरीर की संरचना को आप आसानी से स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। लंबे समय तक लोग अपने आसपास के सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे। आप भी बच्चे बहुत ज्यादा उत्सुक होंगे, जो हमारे आसपास की चीजें हैं, सूक्ष्म जीव हैं, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, परंतु वे अपनी नग्न आंखों से हम जो है उसको नहीं देख पाते हैं। तो फिर हम अदृश्य संसार की खोज कैसे कर पाए? तो जो है जिसको हम जो आपके छोटे छोटे जीव हैं वो हमारी आंखों से नहीं देख पाते, तो अब उसके बारे में हम कैसे जो है खोज कर सकते हैं? तो क्या आप जानते हैं कि कौन सी वैज्ञानिक खोज से हमें सर्वप्रथम इस संसार का इस सूक्ष्म संसार को देखने में सहायता की? तो हमको आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी वैज्ञानिक खोज की गई ऐसी, जिससे जो है हम लोग जो है ये सूक्ष्म संसार, जो हमारे संसार में जो ये सूक्ष्म जीव हैं, जो हमारी आंखों से नहीं देख पा हम जिसे हम आंखों से नहीं देख पाते, उसे हम आसानी से देख पा रहे हैं। तो इसकी सबसे पहले खोज बच्चों, ये याद रखने वाली बात है, सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने माइक्रोग्राफिया नामक एक पुस्तक प्रकाशित की थी, और वे सतर्क प्रेक्षक और कुशल कलाकार भी थे। इस पुस्तक में उन्होंने उन्होंने अत्यंत छोटी छोटी वस्तुओं के आवर्धित चित्र दिखाए, जिन्हें लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। वे वस्तुएं उनके इस उपकरण से देखी गई जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो बच्चों, उन्होंने जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक थे, जो कि एक माइक्रोग्राफिया नामक एक उन्होंने पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने बहुत ही ज्यादा जो है बहुत छोटी छोटी वस्तुओं के जो है बड़े 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 पिक्चर जो है, छोटी छोटी वस्तुओं को आवर्धित चित्र मतलब बड़ा बड़ा चित्र उन्होंने लगाया हुआ था, अपनी उस पुस्तक में दिखाया हुआ था। और उन्होंने ये उपकरण भी उन्होंने ये जो है किस उपकरण के द्वारा देखा था? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा था। तो सूक्ष्मदर्शी जो होता है ना बच्चों, उनकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। उनका सूक्ष्मदर्शी जो है नग्न आंखों से देखे जाने वाली वस्तुओं को उनके वास्तविक आकार से 200-300 गुना जो है वो बड़ा करके दिखा सकता था। जो सूक्ष्मदर्शी उन्होंने बनाया था रॉबर्ट हुक ने, उनकी जो सूक्ष्मदर्शी थी वो जो है किसी भी सूक्ष्म जो भी आपको नग्न आंखों से जिसे हम देख नहीं सकते, उन उन जो है जीवों को जो है वो 200 से 300 गुना जो है वो बड़ा करके दिखा सकता था। एक दिन उन्होंने कार के एक पतले टुकड़े को देखा और पाया कि उसमें बहुत छोटे छोटे रिक्त स्थान हैं। वे प्रकोष्ठ उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान जो है दिखाई देने लग गया। अब जो उन्होंने देखा कि उनका चित्र बनाया और उनके प्रत्येक छोटे भाग को कोशिका कहा। तो रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले न बच्चों अपने सूक्ष्मदर्शी की हेल्प से जो है उन्होंने कोशिका को ढूंढा था, जो कि उन्होंने प्लांट पौधे का जो कॉर्क होता है उसमें उन्होंने जो है देखा। जब उन्होंने अपने सूक्ष्मदर्शी के नीचे उस कारक को रखा, तो उन्होंने देखा कि जो है वहां पर बहुत
छोटे छोटे जो है रिक्त स्थान पाए गए थे, जो कि बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते के जैसे दिखाई देने लगा था, और उसी छोटे भाग को उन्होंने कोशिका का नाम दिया था। तो इसीलिए जो है सबसे बड़ी जो हम सर्वप्रथम जीवन की जो सबसे छोटी इकाई जो होती है ना बच्चों, वो होती है कोशिका। यानी कोशिका जो है हमारे जीवन की सबसे संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है, सबसे मूल इकाई है। ठीक है। सो वर्ष 1660 के दशक में आसपास एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक एक डच वैज्ञानिक ने एक अधिक परिष्कृत लेंस बनाए, जिन्होंने उन्होंने अत्यधिक उपयोगी सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। वह सूक्ष्मदर्शी जैसे जीवाणु और रक्त कोशिकाओं को स्पष्ट रूप से देखने और उसके वर्णन करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इसी कारण से उन्हें सूक्ष्म जैविकी का जनक भी माना जाता है। बाद में बच्चों जो है ल्यूवेनहॉक के बाद जो है 1660 में के दशक में जो है एक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, जिन्होंने जो है रॉबर्ट हुक के बाद ना बच्चों, रॉबर्ट हुक के बाद जो है एक जो है नए वैज्ञानिक आए, जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डच वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है लेंस को और ज्यादा जो है उस पे जो है एक्सपेरिमेंट करके उसको और ज्यादा अधिक अधिक अच्छे से आवर्धन क्षमता वाली, उनकी आवर्धन क्षमता को बढ़ाकर उन्होंने एक और सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया, जिसमें वो सूक्ष्मदर्शी जैसे हमारे जीवाणु हो गए, रक्त कोशिका को जो है वो स्पष्ट रूप से हम उसमें देख सकते थे। तो इसीलिए जो है उनको उनका वर्णन वो कर पाए थे, इसीलिए उन्होंने जो है सूक्ष्म जैविकी का जनक भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन बच्चों ये बन सकता है कि सूक्ष्म जैविकी का जनक को किसे कहा जाता है, तो बच्चों एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जो है सूक्ष्म जैविकी का जनक कहा जाता है। और जो हमारे रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने जो है सबसे पहले कोशिका को देखा था, ठीक है, अपने सूक्ष्मदर्शी में। तो कोशिका, और एक तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि कोशिका को जो है हमारे जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोली जाती है। ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से ये पुस्तक माइक्रोग्राफिया दिया हुआ है का, ये आपका ये आपकी बुक है, जिसमें जो है बहुत सारे जो है ऐसे जीवों को का पिक्चर दिखाई दे रहा होगा जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाए थे। ठीक है। और यहाँ पर ख में आप देख सकते हैं रॉबर्ट हुक ने जो है एक सूक्ष्मदर्शी बनाई थी, ये आपका रॉबर्ट हुक का सूक्ष्मदर्शी है। और ग में जो है आप देखेंगे माइक्रोग्राफी में जो प्रकाशित कार कोशिकाएं थी, ये जो कार कोशिका जो उन्होंने कार के पौधे के कार में जो उन्होंने कोशिका दिखी थी, जो कि बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते के समान थी, ये इस तरीके से ये उनका पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब बच्चों हम सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि कोशिका क्या है। तो बच्चों सभी जो सजीव जो होते हैं वो कोशिकाओं से बनी हुई होती है। जैसे हमारा जो एक बिल्डिंग होता है वो बहुत सारे पत्थरों, बहुत सारे ईंटों से मिलकर बना हुआ होता है, और ईंट ही जो होता है वो बेस होता है ना, किसी भी दीवार की या किसी भी इमारत की। तो उसी तरीके से जो कोशिका होती है ना बच्चों, कोशिका जो है हमारे जीवन की इकाई है, हमारे शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। आप यह देखकर आश्चर्य हो सकते हैं कि कोशिकाएं वास्तव में कैसे दिखाई देती हैं। अगर आप आइए आप एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका की मूल संरचना का अधिक गहनता से अवलोकन करें। तो अब जो है हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे कि आपकी जो कोशिका होती है वो किस तरीके से दिखाई देती है। तो बच्चों ये एक्टिविटी दी हुई है, जिस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको अपने बगीचे या रसोई घर से एक प्याज लेना है और उसको अच्छे से पानी से भली भांति आपको अच्छे से वॉश कर देना है। अब आपको क्या करना है, प्याज को जो है लंबवत टुकड़े में काट देना है, और फिर एक टुकड़ा लेना है और उसकी चिमटी की सहायता से उसकी जो भीतरी सतह में जो पतली सी झिल्ली होती है ना, पारदर्शी जो परत होती है, आप देखते होंगे एक बहुत पतली सी झिल्ली आप वहां से निकालेंगे, और इस परत के प्याज की झिल्ली कहते हैं। ठीक है। उसे जो है प्याज की झिल्ली कहते हैं। अब आपको क्या करना है, उस प्याज की झिल्ली को ना 30 सेकंड के लिए सेफ्रिन, सेफ्रिन जो है एक लाल कलर का अभिरंजक होता है, उसमें जो है कुछ बूंद डालनी है, और पेटी डिश में जो है पेट्री डिश जो होती है उसमें आपको रखना है। इसमें जो कोशिकाएं जो होती है वो गुलाबी रंग की हो जाएगी, और जो है उन्हें जो है स्पष्ट रूप से हम देख सकेंगे। ये आप देख सकते हो सैफरिन की एक बूंद डाली गई है, ठीक है, और प्याज की एक झिल्ली डाली गई है, और प्याज की झिल्ली में उसे उस बूंद को डाली गई है, ठीक है, सैफरिन की बूंद को। और उसके जो बाद उसको जो है एक पेट्री डिश होता है, उसमें जो है उसको क्या करना है, उसको उसके रख देना है। ठीक है। तो इससे जो कोशिका जो होगी वो गुलाबी, वो कलर सैफरिन के कलर की वजह से जो है उसका कलर जो है वो गुलाबी हो जाएगा, जिससे जो है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी। अब उसमें आपको क्या करना है, एक पतले ब्रश की सहायता से आपको प्याज की झिल्ली पर दूसरी पेट्री डिश में रखिए और उसे पानी हो ताकि अतिरिक्त अभिरंजक निकल जाए। अब आपको जो है उसको फिर से दूसरे पेट्री डिश में आपको डालना है, जिसमें थोड़ा सा पानी हो, ताकि जो एक्स्ट्रा आपके जो अभिरंजक है वो वहां से निकल जाए। अब आपको क्या करना है, अब प्याज की अभिरुचित झिल्ली को कांच की स्लाइड पर एक
पतले ब्रश की सहायता से रखिए और ध्यान रखें कि आपको वो टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, आपको इस तरीके से उसको रखना है ताकि वो टूटे ना। अब उसमें आपको क्या करना है, कुछ भी बूंद जो है आपको उसमें ग्लिसरीन की डालनी है और उसके ऊपर जो है आपको एक कवर स्लिप से जो है उसको क्या कर देना है, आपको जो है उसको ढक देना है। अब बच्चों ग्लिसरीन क्यों डालना है, ग्लिसरीन जो होता है वो हेल्प करता है कोशिका को सूखने न देने के लिए। ठीक है, तो सूखने से ग्लिसरीन जो है उसको वो बचाएगा। अब आपके उसके ऊपर आपने क्या किया, अब उसको आपको जो है उसके ऊपर आपको एक कवर स्लिप जो है वो आपको डाल देना है, लगा देना है। ठीक है, ऊपर। अब ताकि जो है जो आपके वायु के बुलबुले जो है वो अंदर ना जाए। कवर स्लिप आप क्यों लगा रहे हैं, ताकि जो एयर वहां तक ना पहुंच सके, उसमें बुलबुले ना बन सके। अब शोषक पत्र में कवर स्लिप के किनारे पर जमा अतिरिक्त जो ग्लिसरीन है उसको आप अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, आप अपने सूक्ष्मदर्शी, ये आप देख सकते हैं ये आपका सूक्ष्मदर्शी है, इसके नीचे जो है एक प्लेट के जैसी स्ट्रक्चर होती है जहां पर आपको ये जो है आपका जो पेट्री है वहां जाकर आप उसको रखेंगे और उसको देखेंगे ध्यान से अपने सूक्ष्मदर्शी से। तो जब आप सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे ना बच्चों, तो ये बिल्कुल आपको इस तरीके से संरचना आपको दिखाई देगी प्याज प्याज के छिलके की। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है आपकी जो होती है वो कोशिका भित्ति होती है। अब कोशिका भित्ति भी जो होती है ना बच्चों, वो जो है आपके प्लांट कोशिकाओं में ही पाई जाती है। ये आपको एक सिंगल, ये आप देख सकते हो एक रेक्टेंगुलर शेप में आपको बहुत सारी कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही है, जैसे कि ईंट जैसे आपको दिखाई देता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये आपको रेक्टेंगुलर शेप में आपको दिखाई दे रही होगी। और ये जो डॉट आपको दिखाई दे रहा है ये आपका केंद्रक होता है और इसी के अंदर जो होता है एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो बच्चों ये आपका बाहर का जो किसी भी कोशिका, अगर हम एक सिंगल कोशिका की अगर हम बात करें तो कोशिका का जो बाहरी परत होता है उसको कोशिका भित्ति होती है। उसके जस्ट बाद एक झिल्ली होती है जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। उसके बीच में जो होता है वो केंद्रक होता है और उसके अंदर जो है एक लिक्विड लाइक संरचना होती है जिसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो ये बिल्कुल जो है आपको दिखाई देगा, बिल्कुल ईंट की जो दीवार होती है ना बच्चों, बिल्कुल उस तरीके से आपको जो है यहाँ पर कोशिका आपको दिखाई दे रही है। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वच्छ जल आपको क्या करना है, आयताकार जो है आपको संरचना जो मैंने आपको बताया कि प्याज की झिल्ली जो होती है वो आपको आयताकार संरचना के बीच में दिखाई देगी और बिल्कुल एक दूसरे से सघन रूप से व्यवस्थित आपको दिखाई देने लगेगी। ठीक है, आप इसी तरीके से अपने आसपास के जो विभिन्न पौधों के पत्तियों की झिल्ली को भी आप देख सकते हैं। आप देखेंगे कि सभी पौधे कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। आपके विचार में जो जंतु के शरीर है वो किससे बना हुआ होता है, अब यहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे जो है कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, वैसे ही जो जंतु जो होते हैं वो भी आपके कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर और एक्टिविटी दी गई है जिससे आपको पता चलेगा कि जो जंतु का शरीर है वो भी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई होती है। यहाँ आपको क्या करना है, स्वच्छ जल से आपको पहले कुल्ला कीजिए और एक जो है स्वच्छ टूथपिक आपको लेना है। से आपको कुंद सिरे का उपयोग करके अपने कपोल यानी गाल के भीतर वाले भाग में धीरे से खुरचना है। अब खुरचे हुए जो पदार्थ है उसे पानी के एक बूंद मिलाकर एक स्वच्छ कांच की स्लाइड पर रखना है और उसे समान रूप से फैलाइए। बच्चों यहाँ पर प्रॉपरली जो है आपको क्या करना है, आपके जो गाल में जो आपके मसल्स है उसमें से आपको जो है कुछ जो है भाग जो है वहां से निकालना है और उसको कांच की स्लाइड में रखना है। जैसे ही आप कांच की स्लाइड में रखेंगे तो उसके ऊपर आपको जो है मेथिलीन ब्लू यानी नीले रंग का अभिरंजक जो है आपको एक बूंद डालना है और जो है अभिरंजक के उपयोग से बढ़े हुए कंट्रास्ट के कारण सूक्ष्मदर्शी से देखने में पदार्थ की दृश्यता। अब आप ये जो अभिरंजक है, जैसे हमने प्याज में जो है पिंक कलर का अभिरंजक डाला था, उसी तरीके से हमने यहाँ नीले रंग का अभिरंजक यानी मेथिलीन ब्लू डाला है। इसके रीजन ये है बच्चों, ताकि जो है हमको जो वो कोशिका की जो संरचना है वो जो है सूक्ष्मदर्शी में आसानी से और दृश्य और अच्छे से दिखाई दे सके। अब आपको क्या करना है, 1 मिनट के पश्चात जो है कोशिका को सूखने से बचाने के लिए आपको फिर से उसमें क्या डालना है, ग्लिसरीन डालना है जैसे हमने पहले किया था। अब आपको क्या करना है, ध्यान से उस पदार्थ को एक स्वच्छ कवर स्लिप से क्या कर देना है, ढक देना है, ताकि और जो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन है उसको आपको क्लीन कर देना है। अब जैसे ही आप देखेंगे उसको जो है सूक्ष्मदर्शी में आप देखेंगे तो ये आपको आपके जो मानव का जो कपोल की जो कोशिकाएं होंगी यानी जो गाल के पीछे यानी कपोल की जो कोशिकाएं होंगी ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कोशिका भित्ति कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, यहाँ पर सबसे बाहरी वाला जो आवरण होता है उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये आपको जो एक सर्कल जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज ये जो आपको होता है केंद्रक, ये आपको जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये केंद्रक है। और यहाँ पर देखना लिक्विड लाइक जेली लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या अवलोकन किया, हमने अवलोकन किया कि यहाँ पर जो बहुभुज संरचनाएं आपको
आपको जो दिखाई दे रही है जो चित्र 2.4 में, वो कपोल की कोशिकाएं यानी आपके मुंह के अंदर की जो आंतरिक परत होती है उसकी कोशिकाएं हैं। यानी आप प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं और जो मानव की कोपुलों की कोशिकाओं में समानताएं और भिन्नताएं आप देख सकते हैं, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि कोशिका झिल्ली जो कोशिका भित्ति जो है वो मानव की यानी जंतुओं की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो आपने देखा कि कोशिकाओं के 3 मुख्य भाग होता है। सबसे पहला बाहरी भाग जो होता है वो कोशिका झिल्ली होती है, और जो मध्य भाग होता है उसमें जो गोल संरचना आपको दिखाई दे रही है, दिस इज अ केंद्रक, और जो एक पतली सी झिल्ली होती है जिससे वो ढकी हुई रहती है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। केंद्रक के बीच में ना बच्चों एक कोशिका द्रव्य भरा होता है। ठीक है, केंद्रक के बीच में भी कोशिका द्रव्य होता है। तो कोशिका के 3 मूल भाग होते हैं। कोशिका के अंदर कितने भाग होते हैं? 3 मूल भाग होते हैं। सबसे पहला है कोशिका झिल्ली, जो बाहर वाला झिल्ली होता है, जो कि आपके चीजों का आदान प्रदान करने में हेल्प करती है। दूसरा है आपका कोशिका द्रव्य। ठीक है, जो कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, और केंद्रक होता है। ये 3 मूल भाग होते हैं किसी भी कोशिका में। अब कुछ कोशिकाओं जैसे प्याज की झिल्ली की अगर हम बात करें तो उसमें एक अतिरिक्त बाहरी परत है जिसे बोला जाता है कोशिका भित्ति। अब कोशिका में इन संरचनाओं का क्या महत्व है और इसका क्या कार्य होता है, ये जब सब चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। बच्चों, अब अगर हम कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और कोशिका और जो केंद्रक है वो जो उसके बारे में अगर हम बात करें, तो जो कोशिका झिल्ली जो होती है ना बच्चों, वो सबसे बाहरी वाला भाग होता है, जो कि क्या होता है, कोशिका द्रव्य जो अंदर आपके पाया जाता है उसको, जो ये आपकी कोशिका झिल्ली है, ऊपर ये कोशिका है, सपोज ये जो है कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली क्या करती है, आपके अंदर जो केंद्रक है और जो कोशिका द्रव्य है उसको क्या करती है, उसको संभाल के रखती है, उसे घेरे हुए रहती है। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग भी रखती है। ठीक है, ये आपको सेपरेट एक बॉल की तरह काम करती है। देखो, ये एक अलग कोशिका है, कोशिका नंबर 1 है, कोशिका नंबर 2 है। इन दोनों के बीच में सेपरेशन का काम भी करती है कोशिका झिल्ली, दोनों को एक दूसरे से अलग कर रही है। यह संरद्ध होती है और जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक कार्यों में प्रविष्ट और अपशिष्ट पदार्थों का निकास को नियंत्रित करती है। तो जो कोशिका झिल्ली होती है ना बच्चों, वो जो है छिद्र युक्त होती है, संरद्ध होती है, मतलब उसमें रंध्र होती है। जैसे वो जैव प्रक्रमों के लिए जैसे जो भी आवश्यक पदार्थ होता है उसको कोशिका के अंदर आने देती है, और जो भी कोशिका के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसे जो है बाहर निकालने में हेल्प करती है। ठीक है बच्चों, तो ये काम होता है आपका कोशिका झिल्ली का। अब हम बात करें कोशिका द्रव्य के बारे में, तो कोशिका द्रव्य में जो है कोशिका के बहुत सारे घटक और यौगिक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और भी खनिज लवण उपस्थित होते हैं। अधिकांश जैव जो होती है, जैव प्रक्रम जो होता है वो कोशिका द्रव्य के भीतर ही होता है। तो कोशिका के भीतर होने वाली सभी गतिविधियों को केंद्रक नियंत्रित करता है। जो हमारे जितने भी शरीर में जो भी एक्टिविटी होती है वो ब्रेन कंट्रोल करता है। वो यानी हमारा बुद्धि, ये जो है आपका ब्रेन जो है कंट्रोल करता है, दिमाग कंट्रोल करता है। वैसे ही कोशिका के अंदर जो भी जैव प्रक्रम होता है, जो भी प्रोसेस होता है, वो सारा कुछ केंद्रक जो होता है वो नियंत्रित करता है। यह वृद्धि को भी नियंत्रित करता है, जो केंद्रक जो होता है वो वृद्धि को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, क्योंकि कोशिका विभाजित होकर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनते हैं, तो साथ में केंद्रक जो है वो भी आपका विभाजित होता है। अब हम बात करते हैं पादप कोशिका में। यहाँ पर बेटा कोशिका द्रव्य के अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे यहाँ पर बहुत सारे और भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, जो कि हम अभी आगे की क्लासेस में और भी पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण तो उपस्थित होते ही होते हैं, साथ में और भी बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पादप कोशिका की अगर हम बात करें तो पादप कोशिका में बाहर की तरफ कोशिका भित्ति होती है, जो कि क्या करती है, पादप को जो है वो एक कठोरता प्रदान करती है, एक मजबूती प्रदान करती है। यही कारण है कि सभी कोशिकाएं एक दूसरे के साथ सघन रूप से व्यवस्थित होती है, उनकी संरचनाएं सुदृढ़ होती है। इसलिए जो होती है कोशिका भित्ति की वजह से जो होते हैं सारी कोशिकाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, और जो है वो जो है संरचनाएं को उसको सुदृढ़ बनाता है। अब यहाँ पे एक सोपान और ऊपर अगर आप देखें तो पौधे के सभी भागों की कोशिकाओं में छड़ाकार संरचना होती है, जिसको लवक कहते हैं। ठीक है, अगर जो हम पौधे की अगर हम बात करें तो पौधे की कोशिकाओं में ना एक छड़ाकार यानी रॉड के जैसे संरचना होती है, जिसको प्लास्टिड या लवक कहते हैं। कुछ लवक जो होते हैं वो हरित लवक होते हैं, जिसको आप क्लोरोप्लास्ट कहते हैं या फिर पर्ण रहित कहते हैं, जो हरा रंग बनाता है और प्रकाश संश्लेषण में बहुत ज्यादा मदद करता है। आपने पढ़ा ही होगा, क्लोरोफिल यानी हरित लवक होता है। ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें पर्ण
वर्ण हरित होता है, जिसकी वजह से पौधे हरे दिखाई देते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण में सहायता करती है। अहरित भागों में ये पदार्थों में भंडारण का भी पदार्थों के भंडारण में भी सहायता करती है। पादप कोशिकाओं में एक बहुत ही बड़ा खाली दिखने वाला स्थान भी होता है, जिसे रसधानी कहते हैं। ये पादप कोशिकाओं का महत्वपूर्ण पदार्थों को संग्रहित करने, जैसे अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पाने और कोशिका के आकार को बनाए रखने में मदद करती है। साथ ही जो पौधे होते हैं उसको दृढ़ता और अवलोबन भी प्रदान करती है। जबकि जंतु कोशिकाओं में जो आपकी धानियां होती हैं वो आपकी अनुपस्थित होती है, जो रसधानी होती है वो अनुपस्थित होती है। यदि अगर होती भी है तो सामान्यतः छोटी होती है और छोटी धानियां पानी में जो होती है वो घुले हुए पदार्थों को संग्रहित करती है। अतः जो कोशिका तरल पदार्थों का एक थैला मात्र नहीं है, अपितु यह कई विभिन्न भागों से एक जटिल संरचना है, जिसमें प्रत्येक का एक विशेष प्रकार्य होता है। तो ये आपकी यहाँ पर देखो जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में दी हुई है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका जो होता है वो आपका की संरचनाएं अलग अलग हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। और हर संरचना, हर एक भाग का एक अलग इंपॉर्टेंट काम है। कोशिका और साथ भी संपूर्ण जीवन के कार्य को न संभव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंस दिखाई देगा। जैसे ये आपका जंतु कोशिका का पिक्चर है, ये पादप कोशिका की इमेज है, ठीक है। तो यहाँ जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसका कार्य होता है ना बच्चों, पौधे जो कोशिका है उसको दृढ़ता प्रदान करना, ठीक है, उसको उसको मजबूती प्रदान करना, ठीक है, और बाहर की चीजों से उसको प्रोटेक्ट करने का काम कोशिका भित्ति का करते हैं, कोशिका भित्ति का होता है। और कोशिका भित्ति जो होती है हमेशा सारे पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, एनिमल्स यानी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। अब हम कोशिका झिल्ली की बात करें तो कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में भी पाई जाती है, जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। ये इसमें संरंध्र होता है यानी रंध्र होते हैं, जो कि अच्छी चीजों को जो है वो कोशिका के अंदर आने देते हैं, और जो भी वेस्टेज चीजें होती है, खराब चीजें होती है, उसको कोशिका से बाहर निकालने का काम करती है। केंद्रक दोनों में होता है, पादप कोशिका में भी होता है, जंतु कोशिका में भी होता है, ठीक है। केंद्रक जो होता है वो हम कोशिका के अंदर जो भी क्रियाएं होती है उनको कंट्रोल करने का काम करती है। हरित लवक जो होता है जिसको प्लास्टिड बोलते हैं, ये बच्चों ये है आपका हरित लवक। हरित लवक सिर्फ जो है प्लांट कोशिकाओं यानी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो प्लांट है या पौधे जो है वो आपको हरे दिखाई देते हैं, ठीक है। अंदर जो होता है आपका कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है, जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों में। जंतु को जैसे कोशिका द्रव्य में हमने पढ़ा था कि बहुत सारी चीजें होती है, वसा, कार्बोहाइड्रेट और भी चीजें होती है। साथ ही कोशिका द्रव्य में बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, जो कोशिकांग होते हैं वो भी होते हैं, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब दूसरी हम बात करें रसधानी। रसधानी जो होती है बच्चों वो पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी होती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये जो होता है ये पादप कोशिका में जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको छुटकारा पाने में भी हेल्प करता है, और जितने भी अच्छी चीजें होती है, जो महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं, उसको संग्रहित करने का काम करता है। जंतु कोशिका में होती है लेकिन जनरली जो है वो बहुत छोटी होती है, ठीक है। और इसमें जो है पानी में घुले हुए कुछ पदार्थों को ये जो है ये संग्रहित करने का काम करती है। तो जनरली रसधानी जो है वो आपकी किस में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जो कि जो है पौधे के जो महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं उनको संग्रहित करके रखती है और अपशिष्ट पदार्थों से उसको छुटकारा देती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है, ठीक है। ये जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है, जो कि कोशिका को एनर्जी देने का काम करती है। तो ये दोनों बच्चों जंतु कोशिका और पादप कोशिका में दोनों में डिफरेंस है, और उसमें कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं इसके बारे में है। अब हम देखेंगे क्या है, जब हम कोशिका की मूल संरचना को अब हम क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि कोशिका में क्या चीजें होती हैं और जंतु कोशिका पादप कोशिका से किस प्रकार से भिन्न होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कोशिका जो होते हैं उसकी संरचना जो है, उसके आकार जो होते हैं बहुत ज्यादा अलग अलग होते हैं। अगर हम मानव की पेशी कोशिका और तंत्रिका कोशिका की अगर हम बात करें तो पेशी कोशिका और तंत्रिका कोशिका जो होता है, यहाँ पर समानताएं, इसमें क्या समानताएं हैं और भिन्नताएं हैं ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। इन दोनों की संरचना भी अलग होती है और इसकी जो है आकार भी आप देख सकते हैं। ये आपके कम है, ये आप देख सकते हैं, ये पेशी कोशिकाएं हैं, और ये जो होते हैं बच्चों ये तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका और पेशी कोशिकाएं बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब देखेंगे एक पेशी कोशिका जो है वो आपको स्पिंडल शेप में आपको दिखाई दे रहा है, इसका शेप जो होता है वो स्पिंडल होता है। जबकि जो तंत्रिका कोशिका होती है उसमें आप देखेंगे ब्रांचेस निकले हुए हैं ढेर सारे, यहाँ पे भी ब्रांचेस हैं, यहाँ भी आपको ब्रांचेस दिखाई दे रही है, तो ये शाखित होते हैं। इसी प्रकार कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो गोलाकार भी दिखाई देती हैं, जबकि कुछ अन्य जो होती है वो लंबी और पतली भी होती हैं। तो विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है, और कोशिकाओं एक दूसरे से इतनी भिन्न क्यों दिखती हैं,
तो इसके बारे में हम जो है ये कोशिका की संरचना और उसके कार्य पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि ये आपकी तंत्रिका कोशिका की पिक्चर है जो मनुष्य में पाई जाती है। हमारी जो तंत्रिका है उसकी कोशिका इस तरीके से आपको दिखाई देगी। ये बीच में आपके केंद्रक दिखाई दे रहा है और पीछे भी आपको देखेंगे ये आपका जो है शाखित निकला हुआ है, शाख के जैसे बना हुआ है। जबकि पेशी कोशिका जो होती है वो स्पेंडल स्पिंडल शेप में आपको दिखाई देगा। तो कोशिकाओं में जो होते हैं विभिन्न प्रकार के विशिष्ट आकार, माप, संरचना वाले विशिष्ट कार्य करने वाले में सहायता करती है। ठीक है, वो उसके आकार जो होते हैं, कोशिका का जो आकार होता है वो हेल्प करता है किसमें, उसकी संरचना में, उसके जो कार्य हैं उन सब में वो सहायता करती है। तो आइए हम पता करेंगे कि जो कोशिकाएं होती है वे विभिन्न कार्यों को करने में कैसे सहायता करती है। तो हम देखेंगे कि अब कोशिकाएं जो होती हैं वो शरीर में जो कार्य होती हैं उसमें किस तरीके से वो सहायता करती है। तो यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 2.3, उसमें आपको देखा गया है कि कपोल की जो आंतरिक कोशिकाएं होती है वो पतली और चपटी होती है। ये कपोल की तंत्रिकाएं हैं, यानी कि जो तंत्रिकाएं होती है वो काफी पतली होती है और चपटी होती है। ये कपोल की आंतरिक सतह पर सुरक्षात्मक परत बनाती है। कपोल मतलब जो हमने अभी गाल का देखा था ना बच्चों, गाल के जो निकाला था हम लोगों ने, उसकी कोशिकाएं देखी थी, ये आप देख सकते हो। ये कपोल की कोशिकाएं जो हमने गाल के अंदर के भाग की कोशिकाएं थी उसी के बारे में यहाँ पे बात चल रही है कि उसकी जो आंतरिक कोशिकाएं होती हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, पतली और चपटी होती है। ठीक है, अब जो कपोल की आंतरिक सतह जो होती है वो सुरक्षात्मक परत बनाती है। जबकि तंत्रिका कोशिका क्या करती है, तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान रखना। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी बोला जाता है। ये हमारे जो शरीर है उसमें संदेश ले जाती है और इनका दीर्घीकृत आकार और शाखित संरचना इनके शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने और संदेशों को शीघ्रता से पहुंचाने में मदद करती है। देखो, जो जो भी कोशिका है उसका जो भी शेप है, ठीक है, वो उसी वो जो शेप है ना उसके कार्य में, जो कोशिका के कार्य में है उसमें हेल्प करती है। जैसे अगर हम बात करें कि अपने जो कपाल यानी गाल वाले जो कोशिका थी वो क्या होती है, एक सुरक्षात्मक परत बनाती है। ठीक है, जिससे हमको सुरक्षा मिलती है हमको। अगर हम तंत्रिका कोशिका की यानी न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो वो हम लोगों को कैसे दिखाई दे रहा था, शाखित दिखाई दे रहा था, जगह जगह से, अलग अलग जगह से उसके ब्रांचेस निकले हुए थे। इसके पीछे रीजन ये है ना बच्चों, क्योंकि ये न्यूरॉन जो होता है, ये तंत्रिका कोशिका का काम क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों तक संदेश को ले जाने का काम कर रहता है। ठीक है, तो इसका जो ये आकार जो है वो शाखित इसलिए होता है ताकि जो है वो जल्दी से जो है संदेशों को शरीर के विभिन्न भागों तक आसानी से पहुंचा सके। तो इसी प्रकार जो पादप कोशिका होते हैं उसमें भी विभिन्नताएं प्रदर्शित की जाती है। पौधे में भी जो कोशिकाएं होती है वो आयताकार होती है, लंबी होती हैं, अंडाकार होती हैं, नलिकाकार होती हैं और भी बहुत अलग अलग कलर के साफ साफ शेप्स के होते हैं। पादप कोशिकाएं लंबी नलिकाएं बनाती हैं जो पूरे पौधे में पानी पहुंचाने का काम करती है। तो ये जो आपके पौधे के जो आपकी लंबी नलिकाएं होती हैं, जो पादप कोशिकाएं की जो कोशिकाएं होती है वो लंबी नलिकाओं के शेप में होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो जड़ से जो है पानी पहुंचाने का काम करती है पौधे के विभिन्न भागों में। तो जैसे कि हम लोगों ने क्लास 7 में पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा है, पाचन तंत्र के विभिन्न भाग के बारे में पढ़ा है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बनी हुई होती है। भोजन नली में पेशी कोशिकाओं का एक समूह उपस्थित होता है। ये कोशिकाएं लहर की तरह संकुचित और शिथिलित होती है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भोजन नली होती है, जो हम खाना खाते हैं, वहां पे जो पेशी कोशिकाएं होती है वहां पे एक समूह उपस्थित होते हैं। ये कोशिकाएं करती है संकुचन और शिथिल का काम करती है, जिससे भोजन जो है वो अमाशय तक आसानी से पहुंच सके, है ना। ये जो आपकी लंबी सी नलिका होती है मुंह से लेके अमाशय तक में, तो उसमें जो है इस तरीके की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि संकुचित और शिथिल होती है, जिससे हमारा खाना हमारे पेट तक पहुंच सके, जिससे भोजन अमाशय तक आराम से गति से पहुंच सके। यह गति इसलिए संभव है क्योंकि जो पेशी जो होती है ना आपकी, वहां की बहुत लचीली होती है, पतली होती है और जो है वो तरकु रूपी होती है, जिससे वो आसानी से शिथिल और संकुचित हो सके। अमाशय में भी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो अलग अलग कार्य करती हैं। तो बेटा जो हर कोशिकाओं का एक अलग संरचना है, उसका अलग संरचना जो है उसके कार्य के हिसाब से है। ठीक है, कि वो कौन सा कार्य करता है उसी के हिसाब से उसकी संरचना है, उसका शेप है। अमाशय की भित्ति में स्थित पेशी कोशिकाएं भोजन को मथने में सहायता करती है। अमाशय के आंतरिक आस्तर में स्थित अन्य कोशिकाएं पाचक रस और अम्ल उत्पन्न करती है, जो भोजन को विघटित करने में सहायता करती है। ये सभी कोशिकाएं मिलकर पाचन को संभव करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि जो पाचन नली होती है उसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो जो है उसका काम अलग होता है। जो अमाशय की भित्ति होती है, अमाशय के अंदर भाग में जो भी ये भित्ति होती है, ये आपका देख सकते हो, ये आपका पूरा पाचन तंत्र है, ये आपका पाचन तंत्र है, ये जीव है ना। तो ये जो आपकी नली होती है, ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से भोजन को अमाशय पहुंचाना है। तो यहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं वो शिथिल और संकुचित करने का काम करती है, जिससे भोजन आसानी से पहुंच सके। फिर उसके अगर जो अमाशय होती है उसमें जो है
उसके आंतरिक भाग में जो भी कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, वो खाने को मथने का काम करती हैं, जिस मथने में सहायता करती है, जिससे अमाशय जो होता है वो आंतरिक आस्तर में जो है बहुत सारे पाचक रस निकालती है, अम्ल निकालती है, जिससे हमारा भोजन टूटता है और वो पचने में हेल्प करती है। तो ये सभी कोशिकाएं जो है आपस में मिलकर क्या करती हैं, हमारी जो है पाचन को संभव बनाती है। अब बच्चों एक चीज और है, आपको पता होगा कि जो है जैसे कोशिका जो होती है, जैसे ये कोशिका है, कोशिका जो है आपस में मिलकर, एक कोशिका नहीं और भी कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाती है बच्चों, ऊतक बनाती है। ठीक है, ऊतक जो है आपस में क्या बनाते हैं बच्चों, अंग बनाते हैं, और अंग जो है आपस में मिलकर बनाते हैं अंग तंत्र, और अंग तंत्र जो बनाते हैं बच्चों जीव बनाते हैं। तो बेसिक हमारा शुरू कहाँ से हुआ, कोशिका से। कोशिका जो है वो सबसे पहले जो कोशिका है वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं। अब हर ऊतक का अपना एक अलग काम होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि गले की आपके जो गले वाले पाचन वाली जो नली है उसमें एक अलग तरीके की कोशिका है, अमाशय में एक अलग तरीके की कोशिका है। तो सभी में कोशिकाएं जो ऊतक है, कोशिकाएं हैं वो अलग अलग होती हैं। तो कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक बनाती है, हर ऊतक का एक अलग काम होता है ना। अब ऊतक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कोई एक अंग बना रहे हैं, जैसे मुंह एक एक पार्ट बन रहा है, एक अंग है। ठीक है, जीभ एक अंग है, सॉरी, आपकी जो नली है एक एक अंग है। अब ये अंग में आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, जैसे मुख हो गया, मुख नली हो गई, अमाशय हो गया, आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, छोटी आंत हो गई, ये सब मिलकर क्या बन गया, ये सारे क्या है, अंग है। ये सारे अंग मिलकर अंग तंत्र बन गए, और बहुत सारे अंग तंत्र, जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे अंग तंत्र है, जैसे पाचन तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया, और आपका जो है एक्सक्रीटरी तंत्र हो गया, है ना, मतलब जो आपका जिसे हम श्वसन तंत्र हो गया। ठीक है, तो ये सारे तंत्र मिलकर क्या बना रहे हैं, एक बॉडी बना रहे हैं, ह्यूमन बना रहे हैं, जीव बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब सजीवों के शरीर में संगठन के स्तर क्या क्या है, मतलब सजीवों के शरीर में कौन कौन से संगठन है। तो सजीवों का शरीर जो होता है वो बहुत जटिल रूप से संगठित होता है, जैसे कि आपने 2.7 का में आप लोगों ने देख लिया है पिक्चर में। तो जीवन की एक मूल इकाई जो होती है जैसे ईंट के समान होती है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि कोशिका कैसे अंग बनाता है, कोशिका कैसे ऊतक बनाता है, फिर अंग बनाता है, फिर अंग तंत्र से हमारा जीव बनता है। अब जो जटिल जीवों का जीवन एकल कोशिका अंडे से आरंभ होती है ना। हमारा जो जीवन कैसे होता है, अंडे से आरंभ होती है। किसी भी जीव के अंडे में बार बार विभाजित होता है, और वो अन्य अनेक कोशिकाओं में निर्मित एक पूर्ण जीव बनाने की अद्भुत क्षमता रहती है। जैसे हमारी जो जटिल जीव, जैसे हम जो है जीव जो है वो कैसे बनते हैं, हमारा जो होता है एकल कोशिका यानी अंडे से प्रारंभ होती है। जब इस अंडों में जो है, अंडे में बार बार विभाजन होता है तो बहुत सारी कोशिकाएं बनने लग जाती है। इस बहु कोशिका, बहुत सारी कोशिकाओं में एक पूर्ण जीव बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। तो इसीलिए बच्चों हमारा जो शरीर है वो बहु कोशिकाएं है, यानी हमारी जो कोशिका है, हमारा जो शरीर है, या जो भी जंतु है, पौधे हैं, वो सारे क्या होते हैं, बहु कोशिकीय जीव होते हैं, जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक शुतुरमुर्ग का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा है ना बच्चों, वो जो जो उसका जो पीतक यानी जो पीला वाला भाग होता है, वो सबसे बड़ी ज्ञात एकल जीवित कोशिका है। ठीक है ना, तो यहाँ ये सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है, जो उसका पीला वाला पार्ट होता है, वो एकल जीवित कोशिका है, यानी सबसे बड़ी ज्ञात एकल, जिसका व्यास जो होता है वो 130 मिलीमीटर से लेकर 170 मिलीमीटर तक होता है। तो अंडे में अतिरिक्त अकोशिकीय पदार्थ होता है जो सुरक्षा के लिए खोल और एक सफेद तरल कोशिका को उसके निरंतर विकास के लिए पोषण देता है। ठीक है बच्चों, तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो बच्चों सबसे बड़ी जो है कोशिका है, एकल जीवित कोशिका है। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखना आप। अब हम चलते हैं सूक्ष्म जीवी के बारे में। हम लोगों ने कोशिका के बारे में पढ़ लिया कि कोशिका क्या होते हैं, जंतु कोशिका में कोशिका किस तरीके से होते हैं, पादप कोशिका में कोशिका किस तरीके से होते हैं, उनमें क्या क्या संरचनाएं होती है। अब हम देखेंगे सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। बच्चों सूक्ष्म जीव होते हैं कुछ सजीव जो होते हैं केवल एक या कुछ कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और ये इतने छोटे होते हैं कि हम उनको आंखों से नहीं देख पाते, इसलिए इसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिनको हम आंखों से नहीं देख पाते उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे जीवाणु हो गए, अमीबा हो गया, ये केवल क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव से बने होते हैं। ठीक है, जो अमीबा हो गया, जीवाणु हो गया, वो केवल एक ही कोशिका से बने हुए होते हैं। उसके अंदर जो भी क्रियाएं होती है बच्चों वो एक ही कोशिका के द्वारा होती है। जैसे हम बहुकोशिकीय हैं, हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ आता है, लेकिन अमीबा और जीवाणु जो होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, वो केवल एक ही कोशिका से बनी होती है। उनको खाना भी एक ही कोशिका से है, चलना भी एक ही उसी कोशिका से है। ठीक है, और आपका जो है सांस भी एक ही कोशिका से लेना है। तो अन्य कुछ कवक जैसे कि शैवाल हो गए, अनेक कोशिकीय होते हैं, जैसे
जैसे शैवाल जो है वो शैवाल, कुछ कवक और शैवाल जो होते हैं, जैसे हम तो हैं ही, पौधे और जंतु तो हैं ही, लेकिन कुछ कवक होते हैं और कुछ शैवाल भी होते हैं, वो बहुकोशिकीय होते हैं। ये सर्वत्र पाए जाते हैं, अर्थात जल, मृदा, वायु और यहाँ तक कि हमारे शरीर के विभिन्न शरीर के अंदर भी, ठीक है। परंतु इनकी कोशिका कैसे दिखती है, अभी आपको में भी क्यूरियोसिटी आ रही होगी, कि जिज्ञासा आ रही होगी कि वो कैसे दिखाई देते होंगे। तो क्या इन पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं के समान है? तो इनके विषय में अभी हम जो है जिनके बारे में हमने पढ़ा है, अथवा वे अलग है। तो अभी क्या जो सूक्ष्म जीव होते हैं, क्या उनकी भी कोशिका बिल्कुल हमारे जैसे होती है, जैसे हमने अभी पढ़ा, जो भी जंतु के जैसे होती है या पौधों के जैसे होती है? तो सूक्ष्म जीव की कोशिकाओं का अवलोकन करने के लिए हमें पुनः एक सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना होगा, जो उन्हें अमाप को आवर्धित कर देता है, जिससे वो हमें आसानी से दिख सके। और वैज्ञानिक ने एक कम लागत और कागज और लेंस से बना सूक्ष्मदर्शी विकसित किया है, जिसे सरलता से मोड़कर रखा जा सकता है। यह सूक्ष्मदर्शी उच्च आवर्धन क्षमता वाले प्रयोगशाला सूक्ष्मदर्शी जैसे विवरण प्रदान नहीं कर सकता, तथापि इनकी सहायता से अनेक प्रकार के सूक्ष्मदर्शी संसार को देखना संभव हुआ है। तो बच्चों, यहाँ पर हम सूक्ष्मदर्शी की हेल्प से जो है जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको आवर्धित करके हम उनकी कोशिकाओं को, उनकी संरचना को हम देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, आइए तालाब के जल या रुद्र जल का अवलोकन करें। हम देखते हैं कि जो तालाब का जल होता है, उसमें जो है कैसे अवलोकन, उसमें किस तरीके के सूक्ष्मदर्शी होते हैं। तो आपको इसमें एक एक्टिविटी दी गई है, इसमें आपको एक पात्र लेना है, आपको कोई किसी शिक्षक, अपने टीचर या फिर बड़ों की सहायता लेनी है, और तालाब के जल या फिर जो आपका रुद्र जल होता है उसको एकत्रित कर लेना है, ठीक है। अब तालाब का जल आपने ले लिया, अब उसमें क्या करना है, आपको बिंदु पाती की सहायता से तालाब के जल या रुद्र जल की एक बूंद सूक्ष्मदर्शी की स्लाइड में, आपको जो ड्रॉपर है उसकी हेल्प से जो है उस पानी को, तालाब के जल को आपको किस में डालना है, आपके एक स्लाइड पर डालना है, और ऊपर से क्या करना है, उसको कवर स्लिप लगाकर उसको सूक्ष्मदर्शी से देखना है। अब जब आप तालाब का जल या जो रुद्र का जल है, उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे सूक्ष्म जीव आपको दिखाई देने लगेंगे। अब वैसे मृदा का अवलोकन करना है, ऐसे आपको बीकर लेना है, आपके आसपास के खेत हो गया या फिर पार्क हो गया, वहां से आपको क्या लेना है, एक मिट्टी लेना है, वहां से मिट्टी लाके आपको जो है बीकर में थोड़ा सा पानी डालना है, और उसे छड़ की सहायता से हिलाना है। इस तरह पदार्थ में जो भी देखने वाले गंदा लग रहा है, वो मृदा के अत्यंत सूक्ष्म कणों से युक्त होता है, और इसे मृदा निलंबन भी कहते हैं। कुछ समय के बाद आप उसको अलग रख देंगे, तो मिश्रण को बीकर की तली पर बैठने देना है, ठीक है। जो भी आपका मिश्रण है वो आपका वहां पर नीचे बैठ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ड्रॉपर की हेल्प से जो है पानी की एक बूंद लेनी है, और उस बूंद को सूक्ष्मदर्शी में रख देना है, फिर से उसको कवर स्लिप से ढक देना है, और सूक्ष्मदर्शी में आप जब देखोगे, तो आपको जो है वहां पर भी बहुत छोटे छोटे गतिशील जीवों का अवलोकन आपको दिखाई देने लगेगा। यानी मृदा निलंबन में भी बहुत सारे छोटे छोटे, यानी जो मिट्टी होती है उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देते। ऐसे जीव हमको नग्न आंखों से दिखाई नहीं देंगे, हमें आपको उसके लिए सूक्ष्मदर्शी की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर और भी एक्टिविटी दी हुई है, जिसमें आपको क्या करना है, आपको 2.4 और 2.5 में जो भी आपने एक्टिविटी की है, उसको आपको आपकी जो बुक है वो यानी लाइब्रेरी है या इंटरनेट से आपको जानकारी एकत्रित करनी है, और विद्यार्थियों ने तालाब के जल में जो भी अवलोकन से प्राप्त जो भी आंकड़े होते हैं, और मृदा के निलंबन में जो भी आपको आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उसको आपको वहां 2.1 तालिका और 2.2 में आपको लिखना है। अब विद्यार्थियों ने सूक्ष्मदर्शियों की पहचान की, उसमें प्रोटोजोआ देखा, उसमें शैवाल देखा, उसमें कवक और जीवाणु के रूप में की। आप उपरोक्त क्रियाओं को स्वयं भी करके देख सकते हैं। तो बच्चों, जो भी वहां पर सूक्ष्मदर्शी दिखाई दिया, उस सूक्ष्म जीव जो आपको दिखाई दिया, उसमें कुछ सूक्ष्म जीव प्रोटोजोआ थे, कुछ शैवाल थे, कुछ जीवाणु थे, कुछ विषाणु थे, कुछ कवक थे, है ना। तो यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है कि जो तालाब के जल में जो जीव थे वो कौन कौन से थे। तो वहां पे उन लोगों को दिखाई दिया अमीबा दिखाई दिया, जिसको प्रोटोजोआ कहते हैं। अब उसमें जो अमीबा जो होती है वो एकल कोशिका होती है, यानी गतिशील और अनियमित आकार की होती है। वो गतिशील होती है और उसके आकार नियमित नहीं होते। पैरामीशियम दिखाई दिया, वो भी एक तरीके का प्रोटोजोआ है। ये भी एकल कोशिका से बनी हुई होती है और बिल्कुल चप्पल की तरह दिखाई देती है। ये दिखाई दे रहा है ना, चप्पल की तरह। और जो है विशेषीकृत संरचना की सहायता से ये एक दूसरे के स्थान पर संचलन कर सकती है। तीसरा, उन्होंने देखा कि तो तालाब के जल में शैवाल भी दिखाई दिया, जिसको काई आप बोलते हो, ठीक है। ये भी एकल कोशिका होती है। अब इसमें हरित लवण वर्णक जो होता है वो उपस्थित होते हैं, इसीलिए वो हरा दिखाई देने लगता है आपको। और ये भी जो है संचलन और विशिष्ट संरचनाओं में सहायता होती है, ठीक है।
सहायता से होता है। ये इसमें जो संचलन होता है विशिष्ट संरचना की सहायता से ही हो सकता है। अब जो मृदा दिखी उसमें मृदा में उनको देखो, जल के पानी में उनको क्या दिखा, अमीबा दिखा, पैरामीसा दिखा और शैवाल दिखाई दिया। अब उन्होंने मिट्टी वाले जो मृदा निलंबन था उसमें उन्होंने क्या दिखा है, उसमें एक ब्रेड फफूंद दिखा जिसको कवक कहते हैं। ये जो होता है वह पर्ण रहित होता है और शाखित तंतु जिसमें थैली जैसी संरचना होती है वो इस तरीके से आपको दिखाई देता है। उन्होंने फफूंद भी दिखाई दिया। ये भी पर्ण हरितहीन शाखित तंतु होते हैं जिसमें ब्रश जैसी संरचना ये दिखाई दे रही है, ब्रश दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इसको कवक बोलते हैं। फिर शैवाल उनको दिखाई दिया। शैवाल जो था ये गोलाकार था और ये भी हरे वर्णक की इसमें भी अनुपस्थित थी। पर्णहरित का मतलब इसमें हरे वर्णक नहीं थे। उनको जीवाणु भी दिखाई दिया जो कि आपका गोलाकार भी था, क्रीमी के जैसे भी था। ठीक है, छड़ाकार भी दिखाई दे रहा है। बाल जैसी संरचना भी आपको दिखाई दे रही है जिसमें कोशिका के चारों ओर छोटे छोटे बाल जैसे अनेक उभार भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देख सकते हो कि दोनों जगह पे आपको अलग अलग तरीके के सूक्ष्म जीव आपको दिखाई देने लग रहे हैं। ठीक है, कहीं कवक दिखाई दिया, शैवाल दिखाई दिया, है ना, और आपके जीवाणु दिखाई दिए। तो क्या आपने कभी इनमें से किसी सूक्ष्म जीवी अथवा किसी अन्य सूक्ष्म जीवी का अवलोकन किया है? तो आपने अभ्यास पुस्तिका में अभिलेखित करना है और उसको 2 पॉइंट उसकी पहचान करना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी सूक्ष्म जीव के आकार जो है आप उसको आवर्धित करके सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे विषाणु के बारे में दिया गया है। जो विषाणु होते हैं बच्चों वो सूक्ष्मदर्शी और अकोशिकीय होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और अकोशिकीय होते हैं, उसमें कोशिका नहीं होती। विषाणु जीवित कोशिका में प्रवेश करने पर गुणन करते हैं। जो विषाणु जो होते हैं वो कब विषाणु जो होते हैं वो अकोशिकीय होते हैं। जब विषाणु जो है जीवित कोशिका में अंतर में प्रवेश करता है तब वो गुणन करता है, तब वो डिवीजन करने लगते हैं और वे पौधे या जंतुओं अथवा जीवाणु कोशिकाओं को संक्रमित कर देते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। तो विषाणु जो होते हैं बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और अकोशिकीय वाले होते हैं और जैसे वो जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं वहां पर वो अपना गुणन करने लग जाते हैं, यानी अपनी संख्या में वृद्धि करने लग जाते हैं और जिसकी वजह से पौधे और जंतु जो भी है वो संक्रमित हो जाते हैं उनकी कोशिकाएं और उनको में रोग उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, अब सूक्ष्मदर्शी हमको कैसे प्रभावित करते हैं, जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमें कैसे प्रभावित करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमको किस तरीके से प्रभावित करते हैं। तो चलिए हम उसके बारे में देखते हैं। तो क्या आपने कभी नींबू, टमाटर, संतरा या किसी अन्य पदार्थों को कुछ समय के लिए बाहर रखे के बाद सड़ते हुए देखा है? आप सभी लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके से आप जो है ये ऑरेंज है उसके ऊपर जो है ये फफूंद के जैसे चीजें होने लग जाती है। ठीक है, यदि हाँ तो आपने यह ऊन पर पाउडर या रुई जैसे वृद्धि देखी है? हाँ, आप सब लोगों ने देखी हुई है। ब्रेड के ऊपर भी दिखाई देता है इस तरीके से, आपके फ्रूट्स होते हैं उस पर भी दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर ऊपर जो है सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो संक्रमित कर देते हैं उसको और वहां पर सूक्ष्म जीवी आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये सूक्ष्म जीवी आते कहाँ से हैं, ये भोजन के संपर्क में कैसे आ जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो सर्वत्र है, वो सभी जगह पे है। ठीक है, जैसे आपने फल रख दिया कुछ समय के लिए तो आप कुछ समय के बाद देखना ऊपर वाले भाग में इस तरीके से फफूंद लाइक रुई के जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देने लगेगी। लेकिन ये सूक्ष्म जीव आते कहाँ से, अचानक से फल में कैसे आ गए? तो बच्चों सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो सर्वत्र है, हमको हमको दिखते नहीं है, वो सारी जगह पे है, हवा में साथ में घूम रहे। ठीक है, तो जैसे वो भोजन के संपर्क में आते हैं तो वो क्या करते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके जो जल में, मृदा में, वायु में और यहाँ तक कि कुछ खाद्य पदार्थों में भी सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, परंतु आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पत्तियों, तनों, जड़ों और अन्य किसी भाग की सतह पर उन्हें देख सकते हैं। पौधे और जंतुओं की भांति ही सूक्ष्म जीव भी में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। ठीक है, उनमें से कुछ जो होते हैं वो चरम जलवायु परिस्थितियों जैसे गर्मी, पानी के झरने और बर्फीली ठंडे क्षेत्रों में के साथ ही साधारण और औसत तापमान में भी पाए जाते हैं। तो बच्चों जैसे हम जैसे डाइवर्सिटी पौधे और जंतु में पाए जाते हैं वैसे सूक्ष्म जीवों में भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव भी जो है बहुत ज्यादा अत्यधिक विविधता वाले होते हैं। तो आप इसको जो है सूक्ष्मदर्शी की हेल्प से आप जड़ों में देख सकते हो, पत्तियों में देख सकते हो। ये जो है अलग अलग कंडीशंस में हो सकते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में हो सकते हैं, अलग अलग एनवायरमेंट में हो सकते हैं। ये गर्म पानी के झरने, बर्फीली जो ठंडे क्षेत्र होते हैं वहां पर भी औसतन तापमान पे भी पाए जाते हैं। तो आप जानते हैं कि इनमें से कुछ जीव जो होते हैं वो हमारे शरीर में भी रहते हैं। हमारे कुछ जीव जो होते हैं हमारे शरीर में भी रहते हैं, विशेषकर हमारी आंत में। हमारी कक्षा 7 की पुस्तिका में हम लोगों ने पढ़ा था कि जंतुओं में जो जैव प्रक्रम में हमने पढ़ा था कि हमारे आंत में बहुत सारे
जीवाणु होते हैं जो हमको पाचन में हेल्प करते हैं। पौधों और जंतुओं की भांति सूक्ष्म जीव भी आकार और माप में संरचना में भिन्न होते हैं। जैसे हम लोग ने तालिका में अभी चैप्टर में अभी हमने टेबल 2.1 और 2 में देखा था। तो आपने विभिन्न आकृतियों और सूक्ष्म जीवों को देखा, जैसे गोलाकार, छड़ाकार, है ना, अनियमित आकार के होते हैं, है ना, स्पिंडल शेप के होते हैं, शाखित होते हैं। तो सूक्ष्म जीव की विविधता हमारे दैनिक जीवन में क्या भूमिका निभाती है, तो उसके बारे में भी, और पर्यावरण को कैसे स्वच्छ बनाने में हमारी हेल्प करती है, इसके बारे में भी हम अभी देखेंगे। तो यहाँ उससे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि परंतु जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो ऐसे हम अचार डालते हैं, मुरब्बा डालते हैं, लेकिन उसको संक्रमित नहीं करता, लेकिन जो हम खाना ऐसे रख देते हैं बाहर, उसको संक्रमित कर देता है। ऐसे आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब आप फ्रूट रखते हो, ऐसे कोई और चीज रखते हो सामने, तो कुछ समय के बाद उसमें जो सूक्ष्म जीवी आ जाते हैं, लेकिन अगर हम मुरब्बा बना के रखते हैं, हम अचार बना के, तो सालों तक चलते हैं। तो इसके पीछे रीजन ये है बच्चों, क्योंकि जब हम अचार बनाते हैं या मुरब्बा बनाते हैं, तो हम उसमें नमक और चीनी डालते हैं। ये जो नमक और चीनी जो होता है ना बच्चों, ये प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, जिससे जो है वो जीवाणुओं को वहां पर पनपने ही नहीं देता, ठीक है, वो उसको बचा कर रखता है। तो इसीलिए जो है आपने देखा होगा कि मम्मी लोग जो है ढेर सारा जो है नमक और हल्दी वगैरह जो है अचार में डाल देते हैं। इसीलिए जो है उनके अचार, मम्मी लोगों के अचार जो होते हैं वो सालों तक चलते हैं। ठीक है बच्चों। अब जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, जैसे अभी हमें बताया कि वो हमारे आंत में भी पाए जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। तो ये हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी सूक्ष्म जीव बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, आपको एक खाली पात्र लेने हैं, उसमें जो है आपको पार्क से मिट्टी उसमें आधा भर लेना है, और पात्र में फलों और सब्जियों के कुछ छिलके आपको उसमें डाल देने हैं। उस पर मृदा की एक और ऊपर से जो है आपको परत से उसको ढक देना है। अब 2 to 3 वीक बाद आप उसको देखेंगे तो उसमें आपको कुछ परिवर्तन दिखाई देगा। क्या परिवर्तन दिखेगा आपको? आप पाएंगे कि जो फल और सब्जी जो होते हैं, वो सब्जी जो होंगे उनके गहरे छिलके गहरे हरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगा। वो बिल्कुल खाद के जैसे बन जाएगा, जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। परंतु जो फलों और सब्जियों के छिलके होंगे वो खाद में कैसे परिवर्तित हुए होंगे, है ना? हमने तो क्या किया, हमने तो एक पार्क से मिट्टी ली गमले में, और उसमें जो है छिलके जो भी फल और फ्रूट सब्जियों के थे उनको डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दिया। लेकिन जब हमने देखा 2 से 3 हफ्ते बाद, तो वो जो है हरे रंग के छिलके में हरे रंग में बदल गए और वो बिल्कुल खाद के जैसे दिखने लग गए। तो लेकिन वो खाद में कैसे बदल गए, है ना? आपको पता है खाद जो होता है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। तो यहाँ पर एक्टिविटी 2.6 में हमने देखा था कि जो मिट्टी के विभिन्न विभिन्न प्रकार के, हमने जब एक्टिविटी की थी जिसमें हम लोगों ने मिट्टी लिया था, फिर उसमें से जो है वहाँ के पानी को निकाल के हमने सूक्ष्मदर्शी, तो उसमें बहुत सारे कवक, उसमें जीवाणु, ये सब मिले थे, विषाणु मिले थे, शैवाल मिले थे, है ना? तो मिट्टी में विभिन्न प्रकार के कवक और जीवाणु आपको दिखे थे। ये जो है पादप अपशिष्ट पर क्रिया करते हैं और धीरे धीरे उसे सरल पोषक तत्वों में भरपूर खाद में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये मिट्टी जो होते हैं उसमें भी कवक और जीवाणु होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको धीरे धीरे क्या कर देते हैं, उसको सरल पोषक तत्वों में बदल देते हैं और वो भरपूर उसको खाद में परिवर्तित कर देते हैं। आपने अपने विद्यालय में या अपने घर के आसपास के खेत में माली को सूखे पत्ते वो या पादप अपशिष्ट को एकत्रित करते हुए गड्ढे में डालते हुए देखा होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे तो इसी तरीके से जो है प्राकृतिक खाद बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर एक और चीज दी हुई है कि आपने प्राचीन भारतीय ग्रंथों में, विशेष वेदों में पढ़ा होगा कि जो कृमि शब्द का उल्लेख मिलता है उसका अर्थ है विभिन्न सूक्ष्म जीव से। उन्हें दृश्य और अदृश्य दोनों में सम्मिलित किया गया है। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में उनके लाभकारी और हानिकारक प्रभावों का भी उल्लेख जो है दिया हुआ है अर्थवेद में। ठीक है ना बच्चों। अर्थवेद जो हमारा वेद है, 4 वेद होते हैं, उसमें अथर्ववेद में जो है वो कृमि यानी सूक्ष्म जीवी के बारे में बताया गया है कि वो हमारे लिए किस तरीके से लाभकारी और हानिकारक है। यदि आप अपने आसपास ध्यान से पूर्वक देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो अपछाई पौधे होते हैं, पौधे और पात्रों में भंडारित अथवा उद्यान में गिरी हुई जो पत्तियां होती हैं वो कुछ समय पश्चात विघटित होने लग जाती है और विलुप्त हो जाती है। ऐसा इसलिए क्यों होता है? क्योंकि जो सूक्ष्म जीव होता है वो गिरी हुई पत्तियों को क्या करता है, उसके जो जटिल पदार्थ होते हैं उसको क्या करता है, उसको सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। यह प्रक्रिया विघटन की प्रक्रिया कहलाती है। बच्चों ये ध्यान वाली चीज रखने वाली चीज है। विघटन किसे कहते हैं? विघटन क्या होता है? जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो होता है जटिल पदार्थों को क्या करते हैं, जब सरल पदार्थों में बदल दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है विघटन। ये पोषक तत्व मिट्टी में वापस चले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पार्क या आपके घर के आसपास
जो पेड़ों की पत्तियाँ होती हैं वो गिर जाती हैं और कुछ समय बाद आप देखेंगे ना वो सूखी हुई पत्तियाँ वो वहाँ से गायब हो जाती हैं। तो वो क्या होता है जो मिट्टी में जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, वो जो उसके जो जटिल पदार्थ होते हैं उसको सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है और वो जो पदार्थ होता है वो फिर वापस में मिट्टी में मिल जाता है और पौधों के उत्तम विकास में सहायता करता है। सूक्ष्म जीव मृत शरीरों के जंतुओं के शरीरों को भी विघटित करता है। अतः सूक्ष्म जीव अपशिष्ट को पुनर्चक्रित करके मनुष्य पोषक तत्वों को भी प्रकृति को वापस लौटाने में सहायता करती है। तो खाद का निर्माण इष्टतम तापमान और उचित नमी के स्तर में उस नमी में भी उस स्तर पर होता है। तो ये बच्चों ये जो सूक्ष्म जीवी होता है ना, ये हमारे फूड चेन को भी नियंत्रित करता है ना। जो सड़े गले जो जंतु होते हैं जो मर चुके हुए होते हैं उनको भी अपटित विघटन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका सूक्ष्म जीवों का। ठीक है, अगर वो उसको विघटित नहीं करेंगे तो हमारा फूड चेन आसानी से नहीं चल पाएगा। तो विघटन करके वो क्या करता है, वो उसके जो पोषक तत्व होते हैं उसको वापस प्रकृति में वापस लौटाने का काम भी हमारे सूक्ष्म जीव करते हैं। तो क्या यह रोचक नहीं है कि अब आप तक आप समझ में आ गया होगा कि आपको जो जीवाणु और कुछ जो कवक होते हैं वो सूक्ष्म जीवों के प्रकार हैं जो कि आपने हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि हमारे उपयोगी जीवाणु गोबर जैसे जंतु अपशिष्टों को भी विघटित कर देते हैं। तो ये जो आपके जो आपने देखा होगा कि जो गोबर वगैरह होते हैं जो काऊ डंग जिसे बोला जाता है उसको भी जो है आपके जीवाणु क्या कर देते हैं, विघटित कर देते हैं और वापस उसको जो है उसको सरल पदार्थों में बदलकर उसको खाद में बदल देते हैं। तो आपने देखा होगा कि 2.7 में हमने अनुमान लगा दिया है कि सूक्ष्म जीवल केवल न पौधों की वृद्धि में सहायता करती है परंतु अपशिष्ट पदार्थों को विघटित करके हमारे पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाने में हेल्प करती है। तो आइए विचार करते हैं कि पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवी न होते तो क्या होता। ठीक है, तो यहाँ पर एक और बायोगैस के बारे में दिया हुआ है बच्चों। बायोगैस में क्या होता है, जीवाणु और जो कवक होते हैं जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं वो ऑक्सीजन रहित वातावरण में निवास करते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है। इनमें से जो कुछ जीवाणु होते हैं वो पर्यावरण या घरेलू अपशिष्ट जल में भी उपस्थित जो पादप और जंतु अपशिष्ट होते हैं उसको विघटित करने में हेल्प करती है। इस प्रक्रिया के समय में गैसों के ऐसे मिश्रण को निर्मुक्त करती है जैसे बायोगैस होता है। जैसे आप लोगों ने बायोगैस में आपने देखा होगा कि जो गोबर वगैरह होता है उसको जो है एक गड्ढे में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो वो उसको क्या होता है जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं उसको अपघटित करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को विघटित करते हैं और उससे जो है गैस जो है बाहर निकलती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या उच्च अनुपात में एक मीथेन गैस जो है वो मिलकर बनती है और इस गैस का उपयोग खाना बनाने में, बिजली उत्पन्न करने में, तापन में बहुत जगहों पर ये उसका यूज किया जाता है। साथ में आजकल वाहन चलाने में ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बायोगैस के रूप में भी सूक्ष्म जीव क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, घरेलू अपशिष्ट पदार्थ हो गए या फिर जो आपके काऊ रंग हो गए, ठीक है, उनको सब क्या करता है उसको वो विघटित कर देता है बायोगैस के रूप में, जो कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे गैस से मिलकर बनी हुई होती है, जो कि आजकल बहुत जगहों पर यूज किया जाता है। यहाँ पर एक वैज्ञानिक का परिचय दिया हुआ है जिन्होंने क्या किया था, आनंद मोहन चक्रवर्ती वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवाणु के अध्ययन किया था और उन्होंने एक विशेष जीवाणु विकसित किया जो कि तेल रिसाव को विघटित कर सकता है, तेल के रिसाव को भी विघटित कर सकता है और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सहायता कर सकता है। तो उनकी खोज को 1985 में पेटेंट प्राप्त हुआ जिसमें पेटेंट में किसी व्यक्ति को दिया गया कि कॉपीराइट है ताकि कोई भी व्यक्ति उनकी अनुमति के बिना उनका आविष्कार का नकल उपयोग ना कर सके और उसकी बिक्री ना कर सके। उनके शोध कार्य ने दिखाया कि प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए सूक्ष्म जीव जो होते हैं बहुत ज्यादा उपयोग कैसे किया जा सकता है। जैसे यहाँ बच्चों सूक्ष्म जीवी का उपयोग के बारे में बात की हुई है, आनंद मोहन चक्रवर्ती ने भी तेल के रिसाव को विघटित करने वाले जो है जीवाणुओं के बारे में पता किया था जिससे जो है हमारे पर्यावरण को शुद्ध बनाया जा सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं सूक्ष्म जीवी और उनके भोजन के बारे में। जो सूक्ष्म जीवी होते हैं और उनका भोजन, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी विविधता और हमारे रसोई घरों में कैसे सहायक होती है। ठीक है बच्चों, तो हम रसोई घर में कुछ क्रियाकलाप करते हैं। आपको क्या करना है, 2 कटोरे रखने हैं क और ख जैसे इसमें दिया गया है और उसमें प्रत्येक में 200 ग्राम आटा और मैदा अथवा या मैदा ले सकते हो या आटा ले सकते हो। उसमें एक चुटकी आपको चीनी डाल देना है। अब कटोरे क में थोड़ा सा जो है खमीर पाउडर ईस्ट डाल दिए और उसे आटे में अच्छी तरह से मिला देना है। ठीक है ना, अब क्या देखेंगे, जो कटोरा खा जो था जिसमें हमने खमीर डाले थे उसमें हम दोनों कटोरों में रखे पदार्थों में क्या परिवर्तन आपको दिखाई दिया। अब दोनों कटोरों के आटे को गुनगुने पानी से गूंथकर नरम आटा आपको बना देना है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे कटोरा क में उन्होंने गूथा हुआ आटा रखा हुआ है,
कटोरा खा में भी गुथा हुआ आटा रखा हुआ है। अब खमीर, चीनी और गर्म पानी मिलाने के पश्चात आटे का जो आयतन है ना बच्चों, वो बढ़ जाता है। अब आटे को एक गीले कपड़े से ढककर गर्म स्थान पर रख देना है 4 से 5 घंटे के लिए। अब आप क्या देखे होंगे कि जो गुथा हुआ आटा है उसके आयतन, गंध या गठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन यदि नहीं तो आटे को कुछ देर और रखा रहने दे। ठीक है, अगर उसके गंध या उसके गठन में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है तो आपको उसको थोड़ी देर के लिए और रख देना है। अब कुछ समय अंतराल आप देखेंगे कि जो कटोरा का है जिसमें आपने खमीर मिलाया था, उसमें रखा हुआ आटा जो है थोड़ा सा फूला हुआ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। और जो बिना खमीर वाला जो आटा है उसकी तुलना में जो उसका गंध जो होगा वो भी भिन्न होगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि खमीर की क्या भूमिका होती है, हमने आटे में चीनी और गर्म पानी क्यों मिलाया, है ना बच्चों? तो यहाँ पे 2 तरीके के आटे के बारे में बात हो रही है, जिसमें आपका एक में आपको चीनी और गर्म पानी डाल के गूथा गया था और एक आपका नॉर्मल गूथा हुआ था। लेकिन जो जिसमें चीनी और गर्म पानी डाली गई थी वो उसमें जो है खमीर उठ जाता है, वो थोड़ा-सा फूला हुआ आपको दिखाई देता है और उसका गंध भी आपके उसके कंपेयर में जो नॉर्मल गूथे हुए आटे के कंपेयर में अलग होता है। तो खमीर एक प्रकार का ना बच्चों सूक्ष्म जीव है। यह सूक्ष्म जीवों के उस वर्ग का सदस्य है जिसे हम कवक कहते हैं। खमीर क्या करती है? जो गर्म स्थितियों में भली-भांति वृद्धि करती है। जैसे हमने क्लास 7 में पढ़ा था, जंतु में जैव प्रक्रम से समझा था कि जो अन्य जीवों की भांति खमीर भी श्वसन करता है एवं भोजन को विघटित करके उसकी वृद्धि और उसका जैव प्रक्रम करने में उसका निर्वहन करने के लिए ऊर्जा निर्मुक्त करती है। इस प्रक्रिया के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है, जिससे बुलबुले बनते हैं, जो आटे को नरम और फुला देती है। इस प्रक्रिया के करने के दौरान खमीर थोड़ी मात्रा में अल्कोहल भी उत्पन्न करती है, जिससे आटे में थोड़ी अलग सी गंध आने लग जाती है। तो खमीर के इस विशेष गुण का उपयोग हम पाव रोटी, ब्रेड, केक बनाने में करते हैं। खमीर के अतिरिक्त कुछ जीवाणु जैसे लैक्टोबैसिलस इडली डोसा बनाने के लिए, घोल और भटूरे बनाने के लिए गुथे हुए आटों में किण्वन के रूप में सहायता करती है। तो बच्चों यहाँ बेसिकली यहाँ हम जो किचन में जो चीजें यूज होती है, किचन में भी सूक्ष्म जीवों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये आपको बताया जा रहा है कि आपके जितने भी बेकरी आइटम होते हैं, जैसे केक हो गया, है ना, ब्रेड हो गया, उसमें जो है खमीर उठाने के लिए जो है क्या होता है, एक चीजें डाली जाती हैं, कवक जैसे जैसे अभी बताया ना कि खमीर भी जो है एक प्रकार का सूक्ष्म जीवी है, जो इसे कवक कहा जाता है। कवक क्या होता है? वो गर्म स्थितियों में भली भांति से पनपता है, जिससे उसमें वृद्धि होने लग जाती है। और खमीर क्या करने लगता है? श्वसन करता है, जिसकी वजह से जो है भोजन विघटित होने लग जाती है और वृद्धि करने लग जाती है। और इसकी वजह से जो है ऊर्जा जो है, जब जैविक प्रक्रम हो रही है, जैविक क्रिया हो रही है, तो ऊर्जा निर्मुक्त होगी। इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी निर्मुक्त होता है, जिससे बुलबुले जैसे बनने वाली आटे को नरम और फुला देता है, जिससे वो आटा जो आपको देखना बुलबुले के समान दिखाई देता है और बिल्कुल जो है फुला हुआ आपको दिखाई देता है। और खमीर की वजह से ना उसमें थोड़ा सा अल्कोहल के जैसे जो है सुगंध भी आपको आने लग जाती है। तो इसका जो ये आपके जो लैक्टोबैसिलस जो होता है, ये आपके इडली डोसा बनाने में हेल्प होती है। ब्रेड केक वाली जगहों पर उत्पन्न होता है, ठीक है, भटूरे बनाने में यूज होता है। तो ये सब आटे के किण्वन में जो है ये सहायता करती है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक और एक्टिविटी दी हुई है, जिसमें आपको 2 आपका और खा लेना है, कटोरा लेना है, उसमें क में जो है आपको गुनगुना दूध लेना है, उसको ठंडा, और खा में ठंडा दूध लेना है। अब दोनों कटोरों में एक छोटा चम्मच जो है क्या लेना है बच्चों, दही डालिए और चम्मच में थोड़ी अच्छी तरह से मिलाइए। दोनों कटोरों को ढक देना है। क को गर्म स्थानों पर और ख को ठंडे स्थान पर रखना है, यानी रेफ्रिजरेटर में आप रख सकते हो, कुछ घंटों या पूरी रात के लिए भी आप रख सकते हो। ठीक है, आपने क्या लिया, एक क में जो है गुनगुना दूध लिया, ख में आपने ठंडा दूध डाला। क और ख में क्या किया आपने, दोनों कटोरे में एक क में भी आपने थोड़ा चम्मच दही डाली, ख में भी उसी तरीके से डाला। अब आपने जो कटोरा क है उसको गर्म स्थान में रख दिया और ख को आपने ठंडे स्थान जैसे रेफ्रिजरेटर में आपने छोड़ दिया पूरी रात के लिए। अब कांच के कटोरों में रखे दूध में होने वाले परिवर्तन को आप क्या देखेंगे? आपने देखा कि जो कटोरा का जो सो आप गर्म जगह पे रखे थे, जिसमें दूध के स्वरूप में होने वाला परिवर्तन आप देखेंगे कि कटोरे का में जो है वो आपको दही के जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देने लगेगा, जबकि खाम में इस तरीके से कोई भी परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसके पीछे भी जो है, ये भी जो है आपका जो है दूध से दही बनने वाला जो प्रोसीजर है, ठीक है? तो आप देखेंगे जो कटोरा जो क है, उसका दूध कुछ घंटों के बाद जो है वो दही में परिवर्तित हो जाता है एवं थोड़ा खट्टा भी हो जाता है। वहीं कटोरे खा का दूध ना दही में परिवर्तित नहीं हुआ, परंतु हल्का सा खट्टा हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेटा दही में अनेक प्रकार के जीवाणु होते हैं, जिसे लैक्टोबैसिलस कहते हैं।
यह जीवाणु क्या करता है, दूध में जो है विद्वान जो शर्करा होता है या लैक्टोज होता है से भोजन प्राप्त करता है। ठीक है बच्चों। अब क्या होता है कि भोजन प्राप्त करता है तो गुणन करेगा और दूध को क्या कर देगा, किण्वित करके दही बना देता है। ठीक है बच्चों। तो दूध में क्या होता है बच्चों कि जो आपका दही जो होता है वो अनेक प्रकार के जीवाणु होते हैं दही में, जिसको लैक्टोबैसिलस जीवाणु का नाम है। वो जीवाणु क्या करता है, जो दूध में जो भी शर्करा होता है यानी लैक्टोज होता है उससे उसको भोजन मिलता है। ठीक है। अब जो है वो भोजन प्राप्त करेगा तो गुणन करेगा, डिवाइड होगा, तो वो क्या करता है, दूध को किण्वित करके उसको दही में बदल देता है। अब जीवाणु जो है अल्कोहल जैसे खमीर बनाने की अपेक्षा भी लैक्टिक अम्ल बनाते हैं जो दही को खट्टा बना देता है। तो इसमें भी किण्वन की क्रिया हो रही है, खमीर उठ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या है, लैक्टिक अम्ल बन रहा है जो जिसकी वजह से जो है दही क्या हो जाती है, खट्टी हो जाती है। ठीक है बच्चों। जबकि कटोरा क में दही बनता है परंतु कटोरा ख में ऐसा नहीं होता है। ठीक। हम सूक्ष्मदर्शियों को विभिन्न श्रेणियों में भी वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, कुछ शैवाल इत्यादि। कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम जो होता है ना बच्चों, वो फलीदार पौधे जो होते हैं, जो फलीदार पौधे जैसे सेम वगैरह के पौधे होते हैं उनके जड़ों में पाए जाते हैं। इनके फूले हुए जो क्षेत्र होते हैं बच्चों, वो जिन्हें ग्रंथिकाएं कहते हैं। कुछ फलीदार पौधे जैसे सेम, मटर, मैंने अभी आपको बताया, मसूर की जड़ों में मूल ग्रंथियां होती है जिसमें राइजोबियम जीवाणु होते हैं। अब ये बच्चों राइजोबियम जीवाणु का काम क्या होता है, ये जीवाणु जो होता है वो वायु में जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको अवशोषित कर लेती है, जो कि पौधों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी माना जाता है। इससे पौधे क्या होता है, पौधों को रासायनिक उर्वरकों के बिना उत्कृष्ट रूप से वृद्धि करने में सहायता मिल जाती है। उनको खाद के बिना भी क्या हो जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेती है राइजोबियम, जो कि उसकी वृद्धि, जो आपके जितने भी फलीदार जो पौधे होते हैं, मटर, सेम, मसूर जो होते हैं, उनकी वृद्धि में हेल्प करती है। अतः किसान जो होता है वो अन्य फसलों के साथ साथ चक्रण में फलीदार फसलें भी उगाता है। इससे मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा स्वाभाविक रूप से बढ़ती है और अगली फसल के लिए मृदा को भी स्वस्थ रखती है। तो इसीलिए जो किसान होता है वो अपने अन्य फसल के साथ साथ जो फलीदार जो फसल होते हैं वो भी उगाते हैं, ताकि जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सके और जो है फसल में जो है मृदा जो है वो मृदा भी स्वस्थ रहे, जिससे उनको नाइट्रोजन मिलती रहे और बाकी जो है और भी जो फसल है उनको भी जो है उनकी भी वृद्धि आसानी से हो सके। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं अद्भुत सूक्ष्म शैवाल। जल में उपस्थित जो सूक्ष्म सहायक होते हैं, जल में जो शैवाल होते हैं जो है हरे रंग के जो आपको दिखाई देते हैं, वो किस तरीके से जल में हेल्प करते हैं, जल को किस तरीके से शुद्ध बनाते हैं। तो जो सूक्ष्म शैवाल सूक्ष्मदर्शी पौधे जैसे जीव होते हैं, जिनको सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, जो जल, मृदा, वायु और यहाँ तक कि वृक्षों तक में भी रहते हैं। ये सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं और ऐसा करते समय वे ऑक्सीजन को भी निर्मुक्त करते हैं एवं पृथ्वी की कुल ऑक्सीजन आपूर्ति को भी आधे से अधिक भाग में क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और कई जलीय जीवों के लिए भोजन का स्रोत भी बनते हैं। कुछ सूक्ष्म शैवाल जैसे स्पाइरुलाइना, क्लोरेला, डायटम मनुष्यों द्वारा स्वास्थ्यपूर्वक तथा दवाओं के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। सूक्ष्म शैवाल जो होते हैं जल को स्वच्छ करने में भी सहायता करते हैं और जैव ईंधन बनाने में भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं। तो तथापि ये आपकी उसकी बात की जा रही है। ठीक है। जो जल में उपस्थित रहने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे शैवाल होते हैं जो हरे हरे आपको दिखाई देते हैं काई के जैसे, ये जल में भी होते हैं, मृदा में भी होते हैं, वायु में भी होते हैं और ये अपना भोजन खुद बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन भी निर्मुक्त करते हैं, जिससे जो है पर्यावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने बच्चों, जैसे डायटम, क्लोरेला, स्पाइरुलाइना, ये जो है इसके क्या है, ये इसके एग्जाम्पल है, ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये है शैवाल के एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों। तथापि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, पर्यावासों के नष्ट होने से सूक्ष्म शैवालों की विविधता और प्रचुरता संकट में है। अब आप देख सकते हो कि हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, हमारे परिवर्तन में काफी चेंजेस हो रहे हैं, जिससे शैवाल जो होते हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। पर्यावरण की रक्षा और पृथ्वी पर ऑक्सीजन संतुलन बनाए रखने के लिए सूक्ष्म जीवों का संरक्षण करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे और हमारे पर्यावरण के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपने संज्ञान किया इसमें बच्चों कि एक सूक्ष्म शैवाल स्पाइरुलाइना अपने स्वास्थ्य लाभों के कारण सुपर फूड माना जाता है। जो स्पाइरुलाइना जो है ना बच्चों, एक शैवाल है जिसको सुपर फूड के रूप में माना जाता है। इसमें विटामिन B12 की एक बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसमें अल्प मात्रा में वसा होती है, शर्करा होती है तथा बहुत ही प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। ये हमारे शरीर के भार के 60% में भी अधिक है। ठीक है बच्चों।
अब वर्तमान में स्पाइरुलाइना की खेती आजीविका का एक व्यवसाय अवसर बनती जा रही है। तो इनको सरलता से स्पाइरुलाइना उगा सकते हैं। तो किस तरीके से, एक स्वच्छ कांच की टंकी की सीधी धूप में दूर स्थित किसी प्रकाशित स्थान पर रखना है। टंकी को छायादार जाल में ढक लेना है और उस टैंक पर मध्यम तापमान वाले स्थान पर रख देना है। टंकी को तालाब से जल से भर देना है। अब तालाब में एकत्रित जीवित स्पाइरुलाइना टंकी में डालना है और वर्धनशील स्पाइरुलाइना को सप्ताह में 2 बार हिलाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप 3 से 6 सप्ताह बाद आप देखेंगे कि स्पाइरुलाइना एक महीन कपड़े से छलकर टैंक्स में निकाला जा सकता है। तो खाद्य सुरक्षा और आजीविका विकास सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म जल का संरक्षण उत्कृष्ट बना दिया गया है। तो देखो बच्चों, ये स्पाइरुलाइना है, एक बहुत ही सूक्ष्म शैवाल है, ठीक है, जो कि आजकल खाने में यूज किया जाता है और इसमें बहुत ही ज्यादा विटामिन B12 पाया जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको किस तरीके से ग्रो किया जाता है इसके बारे में भी दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे दिया हुआ है कोशिका जो होता है वो जीवन की मूल इकाई क्यों मानी जाती है। तो जैसे हम लोगों को भी पता है कि जो सजीव होते हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे खंडों से बना है, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। हमारा जो शरीर है बहुत सारे छोटे छोटे खंडों से बना हुआ है, जिसको क्या बोला जाता है, कोशिका बोला जाता है। कोशिका में विभिन्न घटक होते हैं, जीवों के विभिन्न कार्य करने में सहायता करती है। सभी पौधे और जंतु जो होते हैं उनके अनेक प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती हैं और कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है, जिन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जो बहुत सारी कोशिकाओं से बने हुए जीव होते हैं उनको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव में कोशिकाएं व्यक्तित्व रूप से विशिष्ट कार्य करती हैं, परंतु उत्तरजीविता की संभावना बढ़ाने में एक दूसरे में सहायक भी होती है। अब एक सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु और प्रोटोजीवा की अगर हम बात करें तो ये केवल एक ही कोशिका से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसमें उत्तरजीविता के लिए आवश्यक कार्य करने की एक ही कोशिका में संपन्न होती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, ये सारे काम, अपने जितनी भी आवश्यक कार्य होते हैं सारे एक ही कोशिका से संपन्न करते हैं। अन्य सूक्ष्म जीव जैसे अगर हम शैवाल और कवक की बात करें तो इसमें एक से अधिक कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। उदाहरण के लिए ईस्ट जो होता है वो एक कोशिकीय कवक है, जबकि जो फफूंदी होती है ना बच्चों, वो बहुकोशिकीय कवक है। देखो अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो आपके प्रोटोजोआ है, जीवाणु है, वो एक कोशिकीय जीव है। लेकिन यहाँ और भी जो अगर हम शैवाल और कवक की बात करें तो जो कवक होता है बच्चों, वो जो होता है वो भी एक कोशिकीय जीव, एक से अधिक कोशिक कवक जो होता है वो भी एक अथवा एक से अधिक कोशिकाओं से बना हुआ होता है। जो ईस्ट जो होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, ये उत्तरी जीविता के लिए ये सभी आवश्यक कार्य एक कोशिका से संपन्न हो जाता है। अन्य सूक्ष्म जीव जैसे अगर हम शैवाल और कवक की बात करें तो एक अथवा एक से अधिक कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। और अगर ईस्ट की हम बात करें तो ईस्ट जो है वो एक कोशिकीय कवक है, जबकि जो फफूंदी होते हैं वो बहुकोशिकीय कवक होते हैं। जंतु और पादप कोशिकाओं की भांति सूक्ष्म जीवों की कोशिकाएं भी एक कोशिका झिल्ली से घिरी हुई होती है और कवक की कोशिकाओं में झिल्ली के अतिरिक्त एक कोशिका भित्ति भी होती है, परंतु उनमें हरित लवक नहीं होता। अब यहाँ कवक की बात कर रही है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जंतु और पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली होती है, उसी तरीके से जो कवक होती है उनकी कोशिकाओं में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। उसके साथ साथ जो है कवक में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, बट उसमें आप कोशिका भित्ति होगी तो आप सोचेंगे कि उसमें हरित लवक भी होगा, तो नहीं, कोशिका कवक में जो होता है वो कोशिका हरित लवक नहीं पाए जाते। वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। जीवाणु में जो एक सुस्पष्ट केंद्रक और केंद्रकीय झिल्ली नहीं होती, उनके स्थान पर उसमें एक केंद्राभ होते हैं। अब अगर हम उसकी बात करें, जीवाणु की अगर हम बात करें तो जीवाणु में केंद्रक और केंद्रकीय झिल्ली नहीं होता, उनमें सिर्फ एक केंद्रकाभ होता है। यह विशेषता उन्हें खमीर, ईस्ट, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, पौधों और जंतु के कोशिकाओं से अलग करती है। ठीक है, तो जीवाणु की अगर हम बात, कवक की अगर हम बात करें तो कवक में कोशिका झिल्ली भी होती है, कोशिका भित्ति भी होती है, लेकिन जो होती है उसमें क्या नहीं पाया जाता, उसमें जो है आपका हरित लवक नहीं पाया जाता, इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। उसी तरीके से अगर हम जीवाणु की बात करें तो जीवाणु में जो है केंद्रक और केंद्रिका झिल्ली नहीं होती, उसके स्थान पर उसमें केंद्राभ पाया जाता है, जो कि यह विशेषता उसको जो है जीवाणु को जो है वो अलग करती है, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, पौधों और जंतु कोशिकाओं से अलग करती है। हमने यहाँ केवल कुछ मूलभूत कोशिकाएं संरचना पर ही विचार किया है। कोशिका में अन्य भी घटक होते हैं जिनके विषय में मैंने आपको पहले ही बोला था, कोशिका में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बारे में अभी हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। और उसके उच्च आवर्धन वाले सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है उन्हें देखने के लिए, और भी आवर्धन वाले सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी कोशिका को लगभग 10 लाख गुना जो होता है वो आवर्धित करके दिखाता है, जिसे हम कोशिका के विद्वान बहुत सारी संरचना को आसानी से देख सकते हैं।
अब तक आप समझ गए होंगे कि सूक्ष्म जीव होता है सहित सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। इनकी कोशिकाएं अमाप, आकार और संरचना में भिन्न होती हैं। पादप और जंतु कोशिकाओं में भी कुछ भिन्नताएं होती हैं। इन भिन्नताओं को समझने में हमें यह जानने में सहायता मिलती है कि ये जीव किस प्रकार से भिन्न भिन्न तरीके से कार्य करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आज इस अध्याय में हमने देखा कि जो सूक्ष्म जीव होता है वो लाभकारी भी होता है। यद्यपि कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे भी होते हैं जो पौधे और जंतुओं सहित सभी जंतुओं में भी रोग भी उत्पन्न करने का कारण बनते हैं। तो हम अगले अगले अध्याय में हम देखेंगे कि सूक्ष्मजीव द्वारा उत्पन्न रोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है, और उसके रोगों के बारे में हम समझेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आपकी क्लास ओवर हो, ये चैप्टर जो होते हैं ओवर हो गई, और इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आंसर मैं आपको अगले चैप्टर में करवा दूंगी। बच्चों, यहाँ पर आपका ये चैप्टर आपका फिनिश होता है, और इसके